दोस्तों, राधे राधे। मोनिका बायोलॉजी क्लासेस में दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों इस समय आपको हम शॉर्ट क्वेश्चंस करवा रहे हैं कि चैप्टर 3 में यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 नंबर या 2 नंबर में, वो कैसे पूछे जाएंगे, ठीक है, ये हम करवा रहे हैं। आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रथम स्तन्य, जिसे हम कोलेस्ट्रम भी कहते हैं, किसे कहते हैं अथवा खीस क्या है। इस बार के आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा गया है कि खीस क्या है, ठीक है। तो इससे खीस करके शब्द आता है। अगर आपको पेपर में ना समझ में आप देख लीजिएगा, इंग्लिश में लिखा होगा कोलेस्ट्रम, ठीक है। तो प्रथम स्तन्य या कोलेस्ट्रम किसे कहते हैं अथवा खीस क्या होती है। देखिए, जब प्रसव हो जाता है यानी डिलीवरी हो जाती है, पार्ट्रेशन हो जाता है, तो उसके पश्चात क्या होता है, दूध का स्रावण होने लगता है। लेकिन जब क्या होता है, डिलीवरी के कुछ दिन बाद, प्रसव के कुछ दिनों के पश्चात क्या होता है, गाढ़ा दूध निकलता है। इस गाढ़े दूध में प्रतिरक्षी होते हैं जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, ठीक है। बच्चे को डॉक्टर भी कहते हैं कि इसे माँ का दूध देना चाहिए। शुरुआत में जो स्तनपान कराने से बच्चे के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है, यानी कि शरीर उसका जो है वो रोगों से लड़ने के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए जो है शुरुआत में बच्चे को माँ का दूध देना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रतिरक्षी होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे उसके अंदर क्या होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं, जो कि शरीर को क्या करता है, मजबूत बनाता है, ठीक है। तो प्रथम स्तन्य कोलेस्ट्रम किसे कहते हैं अथवा खीस क्या होती है। देखिए, प्रसव के पश्चात दुग्ध स्रावण के आरंभिक कुछ दिनों में, जब प्रसव हो जाता है उसके पश्चात दुग्ध स्रावण के आरंभिक कुछ दिनों में स्रावित गाढ़े दुग्ध को प्रथम स्तन्य या खीस कहते हैं। पोषक तत्वों की प्रचुरता के अतिरिक्त इसमें कई प्रकार के प्रतिरक्षी पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, साथ ही क्या होते हैं, कई प्रकार के प्रतिरक्षी पदार्थ भी पाए जाते हैं, जो नवजात शिशु में रोग प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। जो पोषक तत्व क्या करते हैं, ये प्रतिरक्षी क्या करते हैं, नवजात शिशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करते हैं। इसीलिए डॉक्टर आरंभ के कुछ दिनों में शिशु को स्तनपान कराने की सलाह देते हैं, ठीक है। डॉक्टर क्या कहते हैं कि कुछ दिनों तक माँ का दूध ही पिलाया जाए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रतिरक्षी है, पोषक पदार्थ है, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। तो ये होता है बेटा प्रथम स्तन्य या कोलेस्ट्रम या खीस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण के मीजोडर्म स्तर द्वारा निर्मित किन्हीं 4 अंगों के नाम लिखिए। देखिए बेटा, जो भ्रूण का जो मीजोडर्म स्तर क्या होता है, बेटा जब भ्रूण बनता है यानी निषेचन के पश्चात जाइगोट और जाइगोट से भ्रूण बनता है, तो भ्रूण के अंदर 3 परतें होती हैं, बाहर वाली परत, बीच वाली परत और अंदर वाली परत, ठीक है। बाह्य परत को हम एक्टोडर्म कहते हैं, एक्टोडर्म। बीच वाली परत को हम कहते हैं मीजोडर्म, और अंदर वाली परत को कहते हैं एंडोडर्म, ठीक है। तो भ्रूण की 3 परतें होती हैं। तो बाहर वाली परत बाहर वाले अंगों का निर्माण करती है, बीच वाली परत जितने भी मध्य स्तर के शरीर के अंग बनते हैं, बीच वाले स्तर बनाता है, और आंतरिक स्तर अंदर वाले शरीर के अंग बनाता है। तो इसमें पेपर में पूछा गया है कि भ्रूण के मीजोडर्म स्तर द्वारा निर्मित, मीजोडर्म यानी बीच वाला जो मध्य स्तर है, इससे जो जो अंग बनते हैं शरीर के, वो आपको अंगों के नाम लिखने हैं कि बीच वाले हिस्से से यानी मीजोडर्म हिस्से से कौन कौन से शरीर के पार्ट बच्चे के बनते हैं, ठीक है। देखिए, भ्रूण के मीजोडर्म स्तर द्वारा निर्मित किन्हीं 4 अंगों के नाम लिखने हैं। इसमें हमने बहुत सारे अंग बताए हैं, लेकिन आपको 4 अंग के नाम अगर पेपर में पूछे तो लिखिए। देखिए, त्वचा की डर्मिस, जो त्वचा होती है, स्किन जो होती है, इसकी डर्मिस जो है वो भी मीजोडर्म से बनी होती है। दूसरा, संयोजी ऊतक बने होते हैं, वृक्क यानी किडनी बनी होती है, हृदय बना होता है यानी हार्ट बना होता है, रक्त वाहिनियाँ जितनी भी ब्लड वेसल्स होती हैं वो बनी होती हैं, लसिका वाहिनियाँ होती हैं, अंतः कंकाल बना होता है, नोटोकॉर्ड यानी कि ट्यूब बनी होती है, जनन यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो कि जनन अंग होते हैं, नर और मादा जो जनन अंग होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी मीजोडर्म स्तर से ही बनते हैं। तो ये आपको इसमें लिखना है कि कौन कौन से मीजोडर्म से बनते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, अनिषेक जनन क्या है, ठीक है। आपको पेपर में सबसे पहला चैप्टर जब बताया था तो उसमें बताया था अनिषेक फलन, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अनिषेक जनन की। उसमें क्या बताया था, बिना निषेचन के ही फल बन जाए तो अनिषेक फलन, और अनिषेक जनन है यानी बिना निषेचन के ही क्या हो जाए, भ्रूण बन जाए, तो उसे हम कहते हैं अनिषेक जनन। देखिए, अनिषेक जनन क्या है, बिना निषेचन के भ्रूण का बनना अनिषेक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, अनिषेक जनन कहलाता है।
अनिषेक जनन क्या है? बिना निषेचन के भ्रूण का बनना अनिषेक जनन कहलाता है। अनिषेक जनन के फलस्वरूप नर या मादा संतान ही बनती है। जब अनिषेक जनन हो जाता है तो भ्रूण से क्या बनता है? नर बनेगा या फिर मादा बनेगा। उदाहरण देखिए, मधुमक्खी। मधुमक्खी में अनिषेक जनन होता है। ततैया यानी बर्रैया में भी क्या होता है? अनिषेक जनन होता है। घरेलू टर्की पक्षी में नर संतान तथा एफिड्स रोटीफर में भी संतान मादा बनती है। ठीक है, तो ये होते हैं अनिषेक जनन के उदाहरण। बेटा यहाँ पे मधुमक्खी है, ततैया है, घरेलू टर्की पक्षी है, एपिड है, रोटीफर है, ये आपके इम्पोर्टेंट हैं उदाहरण। यहाँ से आपका विकल्प भी बन सकता है और ज़्यादातर पूछा जाता है, ऐसे ऑप्शन दे देंगे कि अनिषेक जनन होता है मधुमक्खी, घरेलू टर्की पक्षी, एफिड, रोटीफर, उपरिक्त सभी, तो आपको ऑप्शन में टिक लगाना है उपरिक्त सभी। अगर दो ऑप्शन पूछे मधुमक्खी, टर्की पक्षी, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो ये दोनों वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका विकल्प बनता है और ये बहुत बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो ये होता है अनिषेक जनन। आप इन क्वेश्चंस को तैयार करिए बेटा। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है। हम आपको यूपी बोर्ड इंटर बायोलॉजी के आपके बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट डायग्राम्स कौन कौन से पूछे जा रहे हैं, ये सब आपको हम तैयार करवा रहे हैं। आप हमारे वीडियो देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। धन्यवाद।